Hello friends, welcome. My name is Kamalveer. In today's video, we are going to learn about IR approach of realism. लास्ट वीडियो में हमने लिबरल अप्रोच को डिस्कस किया था, अभी हम रियलिस्ट अप्रोच डिस्कस करेंगे. सो रियलिस्ट अप्रोच, तो जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडी कर रहे थे, है ना, सबसे पहले लिबरल अप्रोच आई इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडी करने के लिए सिस्टमेटिक वे में. और इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे बड़ा इशू क्या होता है? वॉर होता है कि नहीं? ये सबसे बड़ा इशू है. और सबसे बड़ा इसमें गेन या इंटरेस्ट सभी देशों का क्या होगा? डेट विल बी पीस. सभी कंट्रीज चाहते हैं कि पीस सस्टेन करें और वॉर को हम प्रिवेंट करें. यही होता है, यही इंटरनेशनल रिलेशंस का पर्पस है. यही इंटरनेशनल रिलेशंस के दो मेन आप कह लो कि दो मेन इंटरेस्ट हैं: वॉर को प्रिवेंट करना, पीस को इस्टेब्लिश करना. तो सबसे पहले आई लिबरल अप्रोच. लिबरल अप्रोच ने क्या कहा कि हमें किस तरीके से वॉर को प्रिवेंट कर सकते हैं और पीस को सस्टेन कर सकते हैं. लेकिन ये अप्रोच फेल हो गई. वाई? क्योंकि 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया. ओके, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया. तो यानी कि ये अप्रोच, लिबरल अप्रोच, फेल हो गई. इसीलिए जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया तो रिसर्च स्कॉलर्स ने कहना स्टार्ट किया कि आप कह रहे हो कि आपकी लिबरल अप्रोच बेस्ट है, सब कुछ सही है, लेकिन आपने कई सारी चीज़ें बताई, आपने लीग ऑफ नेशन भी बताया, कई सारी थ्योरीज भी बनाई, सब कुछ आपने इम्प्लीमेंट किया, लेकिन आप वॉर को प्रिवेंट नहीं कर सके, यानी कि आप फेल हो गए. तो आपकी पॉलिसीज कोई काम की नहीं है, रियल पॉलिसीज है ही नहीं, आपके बस आइडियाज हैं, नथिंग एल्स. इसीलिए इन्हें आइडलिस्ट कहा गया. जो नए स्कॉलर्स हैं रियलिस्ट, उन्होंने कहा कि ये लिबरल्स आइडलिस्ट हैं. ओके, इन्हें ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं है. तो अभी रियलिस्ट आके क्या कहते हैं, वो अपनी अभी अप्रोच बताएंगे. किसके बारे में? वो एक्सप्लेन करेंगे वॉर के बारे में, पीस के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में. तो अभी वो अप्रोच पढ़ेंगे, रियलिस्ट अप्रोच, व्हाट दे आर सेइंग अबाउट इंटरनेशनल रिलेशन. तो दिस अप्रोच वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग इंटर वॉर पीरियड 1919 to 39. सो इंटर वॉर पीरियड में ये डेवलप हुई. यू कैन ऑल्सो से कि इंटर वॉर पीरियड में कंटिन्यूसली हमें ये दिखाई दे रहा था. इस चीज को अच्छे से सुनना. इंटर वॉर पीरियड में कंटिन्यूसली ये एविडेंट था कि लिबरल अप्रोच स्लोली फेल हो रही है. तो सबसे पहले उन्होंने लीग ऑफ नेशन बनाया. ठीक है, सब कुछ सही था, लेकिन लीग ऑफ नेशन धीरे धीरे डिक्लाइन में जा रहा था, क्योंकि सबसे पहले यूएस उसका पार्ट नहीं बना, फिर यूके जैसे देशों ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया. तो हमें पता चल रहा था जो इन्होंने इंस्टीट्यूशन बनाया, जो इन्होंने पॉलिसीज बनाई, जो भी आप कह लो चीजें ये कर रहे थे, ये फेल हो रही थी लिबरल्स की. साथ ही में जर्मनी दोबारा पावरफुल हो रहा था. जर्मनी दोबारा वॉर के लिए तैयार हो रहा था. इटली पावरफुल हो रहा था, वॉर के लिए दोबारा तैयार हो रहा था. तो इंटर वॉर पीरियड में हमें ये पता चल गया था कि लिबरल अप्रोच फेल हो रही है. तो इसीलिए लिबरल अप्रोच के ऑल्टरनेटिव्स देना शुरू हो गए थे, स्कॉलर्स ने स्टार्ट कर दिया था. ओके, यानी कि इस टाइम पीरियड में ये धीरे धीरे डेवलप हो रही थी, ये भी साइमल्टेनियसली, ये अप्रोच भी. लेकिन जब ब्रोक होता है, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाती है, यानी कि तो फिर पूरी तरीके से ये अप्रोच हावी हो जाती है इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर. इस अप्रोच का मेन अजम्पशन क्या है? तो इट्स मेन अजम्पशन इज ह्यूमंस आर इनहेरेंटली सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश एंड इंटरनेशनल सिस्टम इज एनार्किक. जैसे हमने लिबरल्स का पढ़ा, लिबरल्स कहते हैं ह्यूमन इज बाय नेचर रैशनल एंड मॉरल, सो वी कैन अचीव कोऑपरेशन, है ना, यही था ना. लेकिन रियलिस्ट कहते हैं ह्यूमन इज बाय नेचर सेल्फिश, वी कांट अचीव कोऑपरेशन, वी कांट, देयर कांट बी एन यूनिवर्सल एंड परपेचुअल पीस. नो, देयर कैन ओनली बी पीस फॉर सम टाइम. ठीक है, कोई यूनिवर्सल परपेचुअल पीस नहीं हो सकती. क्यों? बिकॉज इंटरनेशनल सिस्टम इज एनार्किक. एनार्की है, अराजकता है, सभी लोग लड़ रहे हैं. लड़ते क्यों हैं? क्योंकि ह्यूमन का नेचर ऐसा है.
So main features, what are the main features of realist approach? So realism views international relations as a struggle for power among self-interested states. लिबरल्स वाला ही सेम आर्ग्यूमेंट या लॉजिक आप यूज कर सकते हो. एज लिबरल्स सेड ह्यूमन इज रैशनल, तो स्टेट्स विल बी रैशनल. ये कह रहे हैं कि ह्यूमन इज सेल्फिश, तो स्टेट विल ऑल्सो बी सेल्फिश. सेल्फिश का मतलब वो अपने ही इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा, दूसरे के इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचेगा. एंड देयर विल बी कंटिन्यूस स्ट्रगल फॉर पावर. हर एक देश पावर के लिए स्ट्रगल करेगा, तो ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा. उन्होंने कहा था कि स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स ऑल आर की प्लेयर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस. और रियलिस्ट कह रहे हैं स्टेट्स आर द प्राइमरी एक्टर्स इन एन एनार्की ग्लोबल सिस्टम. दैट स्टेट्स आर मेन एक्टर, नॉट नॉन स्टेट एक्टर्स. स्टेट्स सीक टू इंश्योर देयर सर्वाइवल थ्रू मिलिट्री एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ. और स्टेट्स हमेशा क्या करते हैं? दे ऑलवेज ट्राई टू सर्वाइव, दे ऑलवेज विल ट्राई टू सर्वाइव. तो इसीलिए वो मिलिट्री और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ गेन करेंगे और उसे यूज करेंगे. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ट्रेड वॉर होगा, इसका मतलब है फिजिकल वॉर होगा, क्योंकि दे वांट टू सर्वाइव. पावर एंड नेशनल इंटरेस्ट डोमिनेट डिसीजन मेकिंग इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. द डिसीजन मेकिंग इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट. वो अपने नेशन के इंटरेस्ट को परस्यू करते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये डिसीजन लेंगे. रियलिज्म एम्फेसाइजेस द इनएविटेबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन बिटवीन स्टेट्स. तो जो स्टेट्स के बीच में कंपटीशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, वॉर है, क्लैशेस है, दे आर इनएविटेबल. उन्हें हम एलिमिनेट नहीं कर सकते कंप्लीटली. अगर पीस है तो वो रिलेटिव पीस है, कुछ टाइम के लिए पीस है, कोई यूनिवर्सल परपेचुअल पीस नहीं होगी. ओके, कॉन्फ्लिक्ट होता ही रहेगा हमेशा, क्योंकि सभी देशों के जो इंटरेस्ट हैं वो अलग अलग हैं और रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है. कोऑपरेशन इज टेम्परेरी एंड बेस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट, नॉट मोरालिटी और आइडियल्स. और ये कहते हैं कि जो हम कोऑपरेशन अचीव करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, दैट इज टेम्परेरी. ओके, और ये कोऑपरेशन इस वजह से नहीं है कि वी आर मोरल और रैशनल बीइंग. नो, ये इस वजह से है बिकॉज इट इज इन लाइन ऑफ आवर इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट. द बैलेंस ऑफ पावर इज की टू मेंटेनिंग स्टेबिलिटी. और हम सिर्फ एक ही चीज अचीव कर सकते हैं, ये बेयर मिनिमम की बात करते हैं. ये कह रहे हैं कि आप यूनिवर्सल परपेचुअल पीस अचीव नहीं कर सकते, आप बस स्टेबिलिटी अचीव कर सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, और वो आएगी बैलेंस ऑफ पावर के साथ. वो क्या है आगे जाके हम समझेंगे. रियलिस्ट आर स्केप्टिकल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ नाम के हैं, ये हमारे बहुत सारी हेल्प हमें नहीं कर सकते. ठीक है, तो आपको बेसिक आइडिया मिल गया रियलिस्ट के बारे में. अभी हम स्कॉलर्स के ऊपर आएंगे, क्योंकि यही हमारे लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जामिनर विल आस्क अबाउट दीज थिंग्स. वो तो सारी कहानी होगी. तो अर्लियर स्कॉलर्स ऑफ आईआर, हु वर दे? तो फर्स्ट स्कॉलर है थ्यूसिडाइडस, 460 to 400 BC. ये हुए हैं एंशियंट ग्रीस में. और हिज बुक वॉज हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर. इस बुक में इन्होंने रियलिज्म का देखो एक चीज़ याद रखना कि मैंने अभी कहा कि रियलिस्ट अप्रोच डेवलप हुई 19 इंटर वॉर पीरियड में, है ना. लेकिन जो रियलिज्म से जुड़े कंसेप्ट हैं, थ्योरीज हैं, है ना, आप कह लो, वो तो बहुत पहले से यूज कर रहे हैं अलग अलग स्कॉलर्स, लेकिन उसे सिस्टमैटिक वे में. ठीक है, वो जो पूरा एक रियलिस्ट अप्रोच डेवलप हुई वो इंटर वॉर पीरियड में. देखो पहले ऐसे नहीं होता था. थ्यूसिडाइडस कहेंगे, सुनजू कहेंगे कि हम कोई आईआर की अप्रोच डेवलप कर रहे हैं, नहीं. तो जो इंटरनेशनल रिलेशंस को एज अ सब्जेक्ट, एज अ डिसिप्लिन स्टडी करना जो स्टार्ट हुआ वो 20th सेंचुरी में. और जब ये स्टडी स्टार्ट हुई सब्जेक्ट की, इंटरनेशनल रिलेशन की,
तो जो पहली अप्रोच आई वो लिबरल अप्रोच आई सिस्टमैटिक वे में, फिर दूसरी अप्रोच आई रियलिस्ट अप्रोच आई। तो वो है रियलिस्ट अप्रोच सिस्टमैटिक वे में इंटरनेशनल रिलेशन एज अ डिसिप्लिन, एज अ सब्जेक्ट की स्टडी के लिए। ऑल दो जो रियलिस्ट आर्ग्यूमेंट है वो तो बहुत पहले से स्कॉलर्स यूज करते आए हैं, ठीक है, उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। सो थ्यूसिडाइडस ने बुक लिखी हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर। पेलोपोनेशियन वॉर हुई थी स्पार्टा और एथेंस के अलाइज के बीच में। ओके, इट वॉज फाउट बिटवीन स्पार्टा एंड एथेंस अलाइज। और यहां पे इन्होंने एक बात की थी कि बैलेंस ऑफ पावर के लिए इट वॉज फाउट, बैलेंस ऑफ पावर के लिए, बैलेंस ऑफ पावर एस्टेब्लिश करने के लिए दे वर फाइटिंग। तो ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है बैलेंस ऑफ पावर? ये रियलिज्म का आर्ग्यूमेंट है, बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए क्योंकि स्टेबिलिटी ही हम बेयर मिनिमम अचीव कर सकते हैं, वी कांट अचीव यूनिवर्सल एंड परपेचुअल पीस। तो ये आर्ग्यूमेंट सबसे पहले किन्होंने यूज किया था? थ्यूसिडाइडस ने। ओके, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद है सुन त्सू, इनकी बुक है द आर्ट ऑफ वॉर, ये चाइना के थे। इन्होंने स्ट्रेटेजिक रियलिज्म की बात की, सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन प्रूडेंट यूज ऑफ पावर। इन्होंने कहा स्टेट के सर्वाइवल की जरूरत है, स्ट्रेटेजिक रियलिज्म की इन्होंने बात की। ये कहते हैं वॉर एज अ रैशनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसीज। वॉर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, वॉर के थ्रू यू कैन अचीव योर नेशनल इंटरेस्ट। तो ये वॉर की बात कर रहे हैं, वॉर के थ्रू नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं अचीव करने की, तो ये एक रियलिस्ट आर्ग्यूमेंट है। सर्वाइवल की बात कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? रियलिस्ट आर्ग्यूमेंट है। फिर उसके बाद निकोलो मैकाइवली, ही रोड बुक द प्रिंस, इसमें रियलिस्ट आर्ग्यूमेंट, इन्होंने तो सबसे पहले रियल पॉलिटिक की बात की कि नहीं, जिसे हम रियलिज्म कहते हैं। इंट्रोड्यूस्ड रीजन ऑफ स्टेट एंड रियल पॉलिटिक एज सेंट्रल टू सर्वाइवल ऑफ स्टेट। सो इन्होंने ही सबसे पहले बात की कि मोरालिटी, रैशनैलिटी, दीज थिंग्स डोंट मैटर, द ओनली थिंग मैटर्स सर्वाइवल ऑफ द स्टेट एंड स्टेट शुड बी मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके, ओनली देन ही कैन सर्वाइव और इट कैन सर्वाइव। तो स्टेट को स्ट्रॉन्ग बनाना है, स्टेट के सर्वाइवल की बात की, मोरालिटी को स्टेट से अलग किया। यही रियल पॉलिटिक है कि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट करो, यही रियल पॉलिटिक है। ओके, कोई थ्योरी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ये मैकाइवली ने कहा। उसके बाद है होब्स। होब्स ने बुक लिखी लेवियाथन। इस बुक में इन्होंने बात की सोवरेनिटी की, कि सोवरेनिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोवरेनिटी कैन नॉट बी फ्रेगमेंटेड, सोवरेनिटी ही हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। तो ये क्या है? ये रियलिस्ट आर्ग्यूमेंट है। ह्यूमन नेचर इज सेल्फिश, इन्होंने बात की, एंड वायलेंट इन एन एनार्किक स्टेट ऑफ नेचर। इन्होंने कहा स्टेट ऑफ नेचर एनार्किक था। सेम वे में रियलिस्ट कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम इज एनार्किक। लाइफ इज नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट, स्टेट्स बिहेव लाइक इंडिविजुअल इन एनार्की परस्यूइंग सर्वाइवल थ्रू पावर। तो जैसे इंडिविजुअल वॉज एक्टिंग इन स्टेट ऑफ नेचर, सेम वे में स्टेट should act in international relations because international relations, international system is also anarchic. Okay. उसके बाद है रूसो। रूसो की बुक है द स्टेट ऑफ वॉर। ये बुक कंप्लीट नहीं हुई थी, ये बाद में पब्लिश हुई और आधी अधूरी बुक है, इसीलिए फ्रेगमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आधी अधूरी बुक है। इन्होंने यहाँ पे सिक्योरिटी डायलेमा की बात की थी। ओके, ठीक है, इन्होंने भी इस तरीके की बातें की थी, तो इसलिए हमें इन्हें भी इस चीज में ऐड करना होगा। नेक्स्ट है मैक्स वेबर, इनकी बुक है पॉलिटिक्स एज अ वेकेशन। ये सॉरी एक तरीके का लेक्चर बाद में बुक के फॉर्म में पब्लिश हुआ 1919 में। इन्होंने बात की कि स्टेट एज द एंटिटी दैट होल्ड्स मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स विद इन अ गिवन टेरिटरी। तो स्टेट को इन्होंने सोवरेनिटी दी। तो सोवरेनिटी, स्टेट मेन एक्टर है, सोवरेन एक्टर है, ये रियलिस्ट आर्ग्यूमेंट है। स्ट्रेंथन द आइडिया दैट स्टेट इज सेंट्रल एक्टर इन पॉलिटिक्स, रियलिस्ट आर्ग्यूमेंट। एम्फेसाइज्ड coercion and force as the foundation of political order aligns with realism's stress on power.
कि आप पावर का यूज कर सकते हो, तो रियलिज्म यही कहता है कि स्टेट पावर का यूज करता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इन सभी स्कॉलर्स ने रियलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए और ये सारे आर्ग्यूमेंट्स को ही बाद में सिस्टमैटिक वे में क्या किया गया, यहां पे आएगा अभी नाम, हंस जे मोरगेंथो ने पॉलिटिक्स अमंग नेशन में क्या किया, सबको जोड़ के रियलिज्म की थ्योरी प्रेजेंट की, इसीलिए इन्हें रियलिज्म का फादर कहा जाता है। ठीक है। सो E.H. कार, सबसे पहले E.H. कार आए मॉडर्न टाइम में, जिन्होंने रियलिस्ट जो अप्रोच है, जैसे मैंने आपको बताया इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट में, उसे डेवलप करने की कोशिश की 20th सेंचुरी में, इंटर वॉर पीरियड में। ये सबसे बड़े नाम है। तो इन्होंने स्टार्ट किया, इन्होंने क्रिटिकल स्टडी ऑफ लिबरलिज्म स्टार्ट की। जब भी आपको कोई नई अप्रोच यू वांट टू डेवलप, आपको जो पुरानी अप्रोचेज है उन्हें आपको क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो E.H. कार ने वो चीज की। तो इनकी बुक है द 20 Years Crisis 1919 to 39 एन इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1939। सो ये फर्स्ट बुक आप कह सकते हैं जो कि इस तरीके की बुक थी जो लिबरलिज्म को रिजेक्ट करती है। इट कंसीडर्ड अ फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ रियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन। इसे फाउंडेशनल टेक्स्ट कंसीडर किया जाता है रियलिज्म के बारे। सो इस बुक में इन्होंने बात की पावर एंड नेशनल इंटरेस्ट की। ओके, मतलब जो इसी बुक से जो आइडियल्स एंड रियलिटी की जो डिबेट है वो स्टार्ट होती है। पढ़ते हैं इसे। कार ऑल्सो स्ट्रेस ऑन द नीड टू बैलेंस यूटोपिया आइडियल्स, वही लिबरल अप्रोच, एंड रियलिटी पावर पॉलिटिक्स, मेकिंग हिज वर्क अ कॉर्नरस्टोन ऑफ क्लासिकल रियलिज्म फेमस फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ डिबेट बिटवीन यूटोपियंस एंड रियलिस्ट। तो इन्होंने इस बुक में कही कि रियलिस्ट क्या कहते हैं और यूटोपियंस लिबरल्स क्या कहते हैं। तो जो पूरी डिबेट है वो यहां से स्टार्ट हुई। इन्होंने दोनों के आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किए और बताया कि रियलिज्म क्यों अच्छा है। ओके, इन्होंने क्या कहा, ही एम्फेसाइजेस द इनएविटेबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड एनार्किक सिस्टम। ही सेड वर्ल्ड इज एनार्किक सिस्टम, द सेंट्रलिटी ऑफ द स्टेट एंड लिमिट्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन, वी कैन नॉट वही चीज अचीव यूनिवर्सल एंड परपेचुअल पीस, स्टेट्स आर सेंट्रल एक्टर, इंटरनेशनल सिस्टम इज एनार्की एंड वॉर इज इनएविटेबल। तो ये सारी चीजें इन्होंने ही पहली बार सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट की। उसके बाद बुक आती है 1948 में, पॉलिटिक्स अमंग नेशन, मोरगेंथो की। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आई। इस बुक में इन्होंने डिटेल में बताया कि इंटरनेशनल रिलेशन में रियलिस्ट अप्रोच क्या है। तो इन्होंने 6 प्रिंसिपल बताए। फर्स्ट है पॉलिटिक्स इज गवर्न बाय ऑब्जेक्टिव लॉज रूटेड इन ह्यूमन नेचर, यानी कि ह्यूमन नेचर इज बेसिस फॉर द कंडक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड दैट इज सेल्फिश। इंटरेस्ट इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ पावर। सो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है पावर गेन करना। ओके, और पावर ही नेशनल इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट ही पावर है। इंटरेस्ट एज पावर इज यूनिवर्सल बट इट्स फॉर्म्स चेंजेस। हर एक स्टेट के लिए पावर ही उसका मेन इंटरेस्ट है, लेकिन वो पावर चेंज होती रहती है अलग अलग टाइम पीरियड में। वो इंटरेस्ट चेंज होता है, अलग अलग तरीके की पावर हमें चाहिए। अलग अलग स्टेट के लिए अलग तरीके का उसका डेफिनेशन होगा। किसी को इकोनॉमिक, ट्रेड, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, डिफेंस पावर चाहिए, अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग तरीके से। मॉरल प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी अप्लाइड आइडेंटिकल टू स्टेट एक्शंस। जो मॉरल प्रिंसिपल्स है वो हम स्टेट के एक्शन के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, ये नहीं कह सकते एक स्टेट ये चीज कर रहा है तो ये मॉरली करेक्ट है, अदर स्टेट शुड ऑल्सो डू द सेम थिंग, हम नहीं कह सकते। नो स्टेट कैन इम्पोज इट्स मॉरल एस्पिरेशन ऑन अदर्स यूनिवर्सली, यानी कि ये दोनों मॉरल प्रिंसिपल से ही जुड़े प्रिंसिपल हैं कि मॉरल प्रिंसिपल देयर कैन नॉट बी एनी यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल कि हम कहें कि सभी देशों को ये तो करना ही चाहिए, बेयर मिनिमम है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करेंगे जो भी करेंगे। पॉलिटिक्स इज एन ऑटोनोमस स्फीयर डिस्टिंक्ट फ्रॉम इकोनॉमिक्स, लॉ और मोरालिटी। इन सब से ये अलग है। तो ये 6 प्रिंसिपल है, आपने याद रखने हैं। सो नेक्स्ट फिर एक और स्कॉलर आए जिनका नाम है फ्रेडरिक शूमैन। इनकी बुक है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू वेस्टर्न स्टेट सिस्टम, 1933 में ये पब्लिश हुई थी। ओके, ये अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। इनका मेन आइडिया है ये
जियो स्ट्रेटजी टर्म इन्होंने कॉइन किया और पॉपुलराइज्ड किया। नॉन एज अ लिंक्ड ज्योग्राफी और स्ट्रेटजी को इन्होंने जोड़ के बताया। ये भी रियलिस्ट आर्गुमेंट प्रेजेंट करते हैं। He argued that geography, resources and location decisively shape a state's foreign policy and strategic choice। तो ये इन्होंने जियो स्ट्रेटजी की बात की। फिर है निकोलस स्पाइकमैन, इन्हें फादर ऑफ कंटेनमेंट पॉलिसी कहा जाता है, जो यूएस की कंटेनमेंट पॉलिसी थी अगेंस्ट द यूएसएसआर। His book's name is America Strategy in World Politics, the United States and Balance of Power, 1942 में it was published। And another book is द जोग्राफी ऑफ द पीस, 1944 में पब्लिश हुई। इसके अलावा इन्होंने जो मैकाइंडर की हार्टलैंड थ्योरी थी उसे क्रिटिसाइज किया और ही इंट्रोड्यूस्ड रिमलैंड थ्योरी। ये डिफेंस स्टडीज में पढ़ते हैं हम, लेकिन ये भी आईआर के जुड़ी ही हुई है, तो ये भी आपने याद रखना है, हु गेव द रिमलैंड थ्योरी। फिर है रेनहोल्ड नेबर, ये जुड़े हैं क्रिश्चियन रियलिज्म से। हिज बुक वॉज मॉरल मैन एंड इमोरल सोसाइटी, 32। द नेचर एंड डेस्टिनी ऑफ मैन, ये 2 वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी, 41-43। इसमें इन्होंने बताया कि जो क्रिश्चियनिटी के आप कह लो कि रूल्स हैं, या फिर कह लो क्रिश्चियनिटी से कुछ वैल्यूज लेके हम इंटरनेशनल रिलेशंस में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि ह्यूमंस तो मॉरल होते ही हैं, हम इथिकल बीइंग है, मॉरल है, लेकिन स्टेट्स नहीं हो सकते, ग्रुप्स नहीं हो सकते, ये इन्होंने कहा, वो सेल्फिश होंगे। फिर है जॉर्ज एफ कैनन, ये आर्किटेक्ट है कंटेनमेंट पॉलिसी के, यूएस की जो कंटेनमेंट पॉलिसी थी अगेंस्ट द यूएसएसआर। द लॉन्ग टेलीग्राम इन्होंने लिखा 1946 में। इसके अलावा एक्स आर्टिकल, ठीक है, ये भी इन्होंने लिखा। और ये इन्होंने ब्लू प्रिंट प्रोवाइड किया, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन ऑफ 1947, इससे भी। तो ये कंटेनमेंट पॉलिसी से जुड़े हुए हैं, तो ये तो आप कह लो डिप्लोमेट भी थे। फिर आता है हेनरी किसिंजर, ओके, तो इन्होंने बुक लिखी अ वर्ल्ड रिस्टोर्ड, मैटनिक, ये पूरा नाम आप देख लेना, ठीक है, कैसल रिग एंड प्रॉब्लम्स ऑफ पीस। फिर डिप्लोमेसी, वर्ल्ड ऑर्डर, ये सारी इनकी ही बुक्स हैं। इनका मेन कंट्रीब्यूशन क्या है, ये आप कह लो कि एक स्टेट्समैन भी थे और एक स्कॉलर भी थे। ओके, ये क्या थे, यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे हैं ये, और ये रियलिज्म पर बेस्ड ही पॉलिसीज को बना रहे थे, अप्लाई कर रहे थे। चलो, तो मेरे ख्याल से आपको ये सारे अच्छे से क्लियर हो गया अभी रियलिज्म का आर्ग्यूमेंट क्या है। अभी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अप्रोच को डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।